ये मान लें कि एक और ऐसे दावेदार हैं जो बीजेपी में एंटर कर गए हैं और उनकी सीट में कहीं ना कहीं सेंधमारी कर सकते। सेंधमारी करने का प्रयास मैं आपके खुला बोल रहा हूँ, जरूर करूंगा। चुनाव आप निगम का लड़ने आए हैं या विधानसभा का? बिल्कुल सच। हाँ। तो ये मुझे भी नहीं पता। आपके आने से जो है बाकी बनियों की राजनीति को आप डाउन करने आ गए। मैं किसी की लाइन मिटाने नहीं आया हूँ, अपनी लाइन लंबी करने आया हूँ। क्या राजनीति में आप जब आ रहे हैं एंट्री करा कौन रहा है? प्रदीप बत्रा जी? नहीं, एंट्री तो प्रभु श्री राम करा रहे हैं। बीजेपी अच्छी पार्टी है और वैसे ही मैं कांग्रेस की भी मैं कोई बुराई नहीं करता। देखिए, अच्छी पार्टी कौन सी है दोनों में से? अच्छा व्यक्ति होता है। पार्टी कौन सी है सर? पार्टी चुनाव तो आप किसी पार्टी से लड़ेंगे, पार्टी से तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे आप तो नहीं। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं भाई, अगर जनता कहेगी निर्दलीय लड़े तो निर्दलीय लड़ेंगे। ये तो जनता पे है। मतलब ये मान ले कि अगर आप मेयर का चुनाव लड़ेंगे तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कही। मैंने कहा अगर परिस्थिति ऐसी बनती है, अगर जनता ये चाहती है तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं, बीजेपी से भी लड़ सकता हूं, कांग्रेस से भी लड़ सकता हूं। चलिए, मगर मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों टिकट दे रही हूं आपको। अगर 2 महीने में चुनाव हो रहे हैं तो मैं आज लिख के दे रहा हूं, अगर टिकट नहीं मिलता मैं नहीं लड़ता। नरेश यादव जी सच्चे आदमी हो गए। नरेश यादव जी ने सच आकर के उन्होंने बोल दिया, बात ये उनको राजनीति नहीं आती। जो उन्होंने ये बोला कि डेट में पैसे देके देके आया, वो मुझे नहीं पता, शायद देके आया। मैं कह रहा हूं सर, लेकिन जो उन्होंने वो नरेश यादव जी सच बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नरेश यादव जी ईमानदार आदमी है और नरेश यादव जी राजनीति नहीं कर सकते पर अच्छे इंसान है। आप आम जनता पे लालचन लगा रहे हैं कि वो पैसे देके वोट देती है। क्या भारत की जनता ऐसी है? यशपाल राणा जी का मैं फैन हूं, मैं खुले कैमरे पे बोल रहा हूं, आज उनका मैं फैन हूं। और यशपाल राणा जी और प्रदीप बत्रा जी दोनों दुश्मन हैं। वो उनके व्यक्तित्व लड़ाई है, उससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे उससे क्या मतलब? मैं विनेश फोगाट जी के पास गया, क्यों गया? मैं उनका फैन हूं। यशपाल राणा जी का मैं फैन हूं। गौरव गोयल और यशपाल राणा दोनों में से सीधा या आप फैन हो गए? एक के यशपाल राणा का फैन हूं। हाँ, दूसरे के क्या? दूसरे के मैं इज्जत करता था। जब वो चुनाव में आए मुझे लगा एक अच्छा व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, जमीन से जुड़ा थे तो इज्जत करते थे, तब करता था। साफ बता रहा हूँ। मयंक गुप्ता के पक्ष में नहीं थे आप? नहीं थे। नहीं थे। साफ बता रहे हैं, गौरव गोयल जी के पक्ष में थे। बीजेपी में इस वक्त मयंक गुप्ता जी हैं सर? बिल्कुल है। आपका टिकट होने देंगे फिर वो? भाई टिकट नहीं होने देंगे तो नहीं होगा, बताइए ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। रुड़की की राजनीति में अचानक से एक ऐसे नाम की एंट्री हुई जिसके एंट्री के बाद लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। हो सकता है ये चुनाव बहुत महंगा हो जाए। बोर्ड में, बैनरों में, होर्डिंग्स में एक नाम आने लगा, कार्यक्रमों की लिस्ट अलग अलग आने लगी। नाम चेरब जैन। चेरब जैन अचानक आते हैं, सेवा करना शुरू करते हैं, मेडिकल कैंप लगाना शुरू करते हैं, तो जितने भी दावेदार हैं वो सोचते हैं कि भाई एक और दावेदार हमारे बीच आ गया, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। अभी नगर निगम का चुनाव है, आगे विधानसभा का भी है, लेकिन वो चुनाव कौन सा लड़ेंगे ये मैं नहीं बताऊंगा। आज हमारे साथ चेरब जैन जी बैठे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद अखिलेश भाई, बहुत। और आपसे सर सवाल यही है कि चूंकि लोग जो है कंफ्यूज हैं कि आप अचानक आ गए पॉलिटिक्स में, मतलब अच्छा खासा आप कॉलेज चला रहे हैं, सब यूनिवर्सिटी आप बनने वाली है बिल्कुल, और अचानक आप जो है बिल्कुल पॉलिटिक्स में आने के बाद हर कार्यक्रमों में एंट्री, हर जगह, कहीं मेडिकल कैंप, कहीं कुछ, कारण क्या है सर? देखिए अखिलेश भाई, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एकदम से आया हूँ। मेरे बाबा जी यहाँ से 10 साल विधायक रहे हैं, 2 बार हमने इलेक्शन लड़े हैं, हम हारे भी हैं इलेक्शंस। तो कहीं ना कहीं सक्रियता राजनीति में मेरी शुरू से रही है, बाबा जी के साथ रही है। बीच में कुछ परिस्थितियाँ, मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसे बन गई थी, मेरी कुछ स्वास्थ्य की परिस्थितियाँ ऐसे बन गई थी जिसके कारण मैं एक्टिवनेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब मेरा पूरा मानसिक संतुलन, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, कॉलेज अपना सही दिशा में चल रहा है, तो क्यों ना मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो कुछ, अगर मेरे पास कुछ है और अगर प्रभु ने मुझे कुछ संपन्न बनाया है तो मैं उसको समाज के साथ बांटूँ। ये मेरा एक दायित्व है एज अ ह्यूमन, ये हर आदमी का दायित्व है। अगर आपके पास कुछ चीज़ है और वो कुछ आप समाज के साथ शेयर कर पाओ तो ये तो एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन ड्यूटी है। उसके चलते मैंने सबसे पहले जो मेरी शुरुआत की थी वो मैंने शुरू की थी अपने जलजीरा वितरण एक कार्यक्रम से। उसमें मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि चलिए क्यों ना मेडिकल कैंप स्टार्ट करे जाए, क्योंकि मैं शेरपुर गाँव में गया एक दिन और मैंने वहाँ पर देखा, एक महिला को देखा, उसकी आँखों में मुझे कोई दिक्कत महसूस दी। मैंने जब उस महिला से जाके बात करी कि क्या दिक्कत है आपको, उन्हें नहीं पता था क्या दिक्कत है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी, चाहे अपने को कितना आधुनिक मान लें, लेकिन अभी भी मूल रूप से कई गांव या कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां वाकई ही लोगों को पता नहीं है वो किस बीमारी से ग्रस्त है।
तो उसी के चलते मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सबसे पहले एक जनता की सेवा के लिए ये मेडिकल कैंप लगाने शुरू करे जाएं। और उस दिन मैंने ये संकल्प लिया कि मैं 40 के 40 वार्डों में ये मेडिकल कैंप लगाऊंगा। तो ये तो हो गई मेरी एंट्री की बात। आपने बोला एंट्री कैसे हुई है। अब एंट्री किस लिए हुई है? एंट्री केवल समाज सेवा के पर्पज से मैंने करी थी। राजनीति देखिए और समाज सेवा दोनों अलग है कि सेम है? दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राजनीति तो अलग चीज है, सेवा अलग चीज है। सेवा में हमें पैसे लगाने होते हैं, ठीक है, राजनीति में हमें सैलरी मिलती है और भी बहुत कुछ होते हैं, पक्ष होते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले तो मेयर की तो देखिए कोई सैलरी नहीं होती है, ठीक है, विधायक की सैलरी होती है, लेकिन मेयर की अगर बात करें कोई सैलरी नहीं होती है। मेयर फिर एक समाज सेवा का पद है। जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा है ताकि आप उनकी सेवा कर पाए, तो ये तो एक समाज सेवा का पद है। विधायक को जो सैलरी मिलती है मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं आपको आज भी बताता हूँ, क्योंकि वो भी एक समाज सेवा का पद है एक तरीके से। जो विधायकों की सैलरी बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल तत्कालीन बंद कर देनी चाहिए। जो इनको ये पेंशनें मिल रही हैं, जो इनको भत्ते मिल रहे हैं, कई विधायक फर्जी मेडिकल बिल बनाकर जो अपनी वो ले रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं ले रहे हैं, ये तत्कालीन प्रभाव से सरकार को चाहिए कि बंद कर देनी चाहिए। केवल उनको उतना मिलना चाहिए जितना उनको एक्चुअल में आवश्यकता है। अगर कोई विधायक घर से संपन्न है या मैं किसी शहर की किसी विधायक संपन्न नहीं होता सर। जब चुनाव इंसान लड़ता है तब उतना संपन्न नहीं होता, लेकिन जब वो विधायक बन जाता है तब संपन्न नहीं, ऐसे नहीं है अखिलेश भाई, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। फिर तो वो भ्रष्टाचारी है। अगर आप कह रहे हैं कि वो चुनाव के बाद अपने को संपन्न कर पा रहा है, फिर तो वो भ्रष्टाचारी है। देखिए मैं आज एक व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार में ठीक है, मेरे पास भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक है, व्यापार बढ़िया चल रहा है, तो मुझे भ्रष्टाचार की क्या जरूरत है? जब मुझे प्रभु ने अपना आशीर्वाद मेरे पे बना रखा है तो मुझे जबरदस्ती गलत काम करने की क्या जरूरत है? अगर कोई विधायक, आप कह रहे हैं विधायकी से पहले कुछ नहीं था और विधायकी के बाद वो सब कुछ हो गया, तो वो तो भ्रष्ट है। उसकी तो कोई मतलब, उसकी तो आप तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। वो समाज सेवी तो है ही नहीं, वो भ्रष्ट है। आपने कभी ऐसे विधायक को देखा है कि जिसको मतलब कि अगर हम इलेक्शन से पहले, विधायक से पहले कुछ और हो और विधायक के बाद कुछ और हो जाए? नहीं, मैंने अपने बाबा जी को देखा है, 10 साल विधायक रहे हैं वो। जैसे वो पहले थे वैसे उनकी परिस्थिति, इकोनॉमिक परिस्थितियां अब हैं। उल्टा जमीन उनकी कमी हुई है, बढ़ी नहीं है, जमीन उनकी कमी हुई है। तो मैंने तो वैसे विधायक भी देखे हैं। ऐसा अगर आप विधायक कोई बोलेंगे जिनकी संपत्ति बढ़ी है तो वो भ्रष्टाचारी है। अगर ऑन रिकॉर्ड किसी की संपत्ति बढ़ी है तो वो भ्रष्टाचारी है। नहीं, अभी आय से अधिक संपत्ति के मामले बहुत से विधायकों के ऊपर चलते हैं, गणेश जोशी का भी जिक्र हो भी रहा है। तो इसकी एक फास्ट जांच होनी चाहिए आय से अधिक मामले की। तो एक फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, जांच, एक फास्ट ट्रैक वो कमेटी बैठनी चाहिए जिसमें फास्ट ट्रैक जांच हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे किसी भी टाइप का जनप्रतिनिधि हो। जनप्रतिनिधि को समाज सेवा के लिए चुना गया है। आपने अपने बाबा जी का जिक्र कर लिया, लेकिन क्या राजनीति में आप जब आ रहे हैं, एंट्री करा कौन रहा है? प्रदीप बत्रा जी? नहीं, एंट्री तो प्रभु श्री राम करा रहे हैं। प्रभु श्री राम करा रहे हैं? प्रभु श्री राम करा रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि हो सकता है कि बत्रा जी एंट्री करा रहे हो। नहीं, बत्रा मौजूदा विधायक वही देखिए प्रदीप भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एसोसिएशन शुरू से बीजेपी से रहा है। 2017 में हम लोग कांग्रेस में मूव कर गए थे, लेकिन तत्पश्चात ही बाबा जी बीजेपी में वापस आ गए, क्योंकि वो बचपन से उन्होंने आरएसएस से ज्वाइन रहे हैं। वो बीजेपी में आए, आप आए कि नहीं आए? नहीं, देखिए मैं तो किसी पार्टी में कभी गया ही नहीं था, ना कभी आया हूँ मैंने, लेकिन बचपन से मैंने बीजेपी का झंडा जरूर उठाया। 2002 में वो पहले बार विधायक बने थे। मुझे नहीं पता था पार्टी का क्या मतलब होता है, लेकिन जब वो विधायक बने थे हमें तो बस पता था कमल का कोई निशान है। हमें तो नहीं पता था कि क्या आइडियोलॉजी है उस समय, किसकी क्या आइडियोलॉजी है। हमें पता था हमारे बाबा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम छोटे छोटे से होते थे, बिल्ला मिल जाता था हमारे को, बिल्ला यहाँ लगा लेते थे, झंडा हाथ में पकड़ लेते थे, उनके पीछे पीछे चल देते थे। तो कहीं ना कहीं इस कारण लोगों को लगता है मैं बीजेपी से एसोसिएटेड हूँ, और मुझे कोई इसमें मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है बीजेपी से एसोसिएटेड होने में। बीजेपी अच्छी पार्टी है, और वैसे ही मैं कांग्रेस की भी मैं कोई बुराई नहीं करता। देखिए अच्छी पार्टी कौन सी है दोनों में से? अच्छा व्यक्ति होता है। पार्टी कौन सी है सर? पार्टी, चुनाव तो आप किसी पार्टी से लड़ेंगे, पार्टी से तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे आप तो नहीं। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं भाई, अगर जनता कहेगी निर्दलीय लड़े तो निर्दलीय लड़ेंगे। ये तो जनता पे है, मेरे पे थोड़ा नहीं है ये। अगर जनता की आवाज अगर आपको बनानी पड़ जाए, सरकार देखिए इतना बड़ा, सरकार अगर बनानी पड़ जाए, इतना बड़ा कभी ऐसा मौका मिल जाए, अभी तो आप मैं तो केवल अगर मुझे कभी सरकार बनानी पड़ जाए, मैं व्यक्ति विशेष के हिसाब से सरकार बनाऊंगा। कभी ऊपर वाला चाहे मुझे इस पद पे अगर पहुंचा पाए कि मैं सरकार बनाने की क्षमता रखता हूं, तो मैं व्यक्ति विशेष के उस पर बनाऊंगा। मैं टिकट उस आदमी को दूंगा जो उस टिकट को डिजर्व करता है, तभी एक अच्छी सरकार बन के जा पाएगी, तभी राष्ट्र या देश का भला हो पाएगा। तो राष्ट्र और देश का भला कौन सी पार्टी कर रही है?
कोई पार्टी स्पेसिफिकली मैं कोई तो देखिए, एक पार्टी नहीं, एक पार्टी देखिए, तब जाएंगे देखिए, ना। आप देखिए, बाबा जी की बात ये- कर रहे हैं, ये- प्रदीप ये बत्रा जी की बात कर रहे हैं, आप किसी न किसी एक पार्टी, दोनों लोग का जिक्र कर रहे हैं। दोनों लोग जो है विधायक हैं और एक विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से रहे। भारतीय जनता पार्टी से रहे, बिल्कुल रहे, लेकिन मैं हमेशा व्यक्ति विशेष को देखता हूँ, व्यक्ति विशेष ने किस तरीके से काम किया है। मैं विनेश फोगाट जी से मिल के आया, क्यों मिल के आया, वो कांग्रेस से लड़ रही हैं। अगर मैं बीजेपी का इतना कट्टर समर्थक होता तो मुझे विनेश फोगाट के पास जाने की क्या जरूरत थी। मैं क्यों गया, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनके व्यक्तित्व की रिस्पेक्ट करता हूं, उनके स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, अगर वो कभी जनप्रतिनिधि बन के जाएंगे तो वो स्ट्रगल उनके दिमाग में रहेगा और वो लोगों को उस समस्या से नहीं जूझने देंगे जिससे स्ट्रगलों से वो निकल के आई हैं। तो मेरा हमेशा फोकस व्यक्ति विशेष पे रहा है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बीजेपी ने भी अच्छे काम करे, कांग्रेस ने भी अच्छे काम मतलब ये करे। मान ले कि अगर आप मेयर का चुनाव लड़ेंगे तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? नहीं, इस पे कोई अभी आप मोहर तो नहीं लगा सकता नहीं, ना मैं मोहर लगा सकता हूं, क्योंकि आप बता रहे तो हो सकता है ये तो चीज आप क्लियर कर रहे हैं कि भाई ना मैं बीजेपी से लड़ूंगा ना मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। मैंने ये बात कभी मैं नहीं लड़ूंगा तो कही। निर्दलीय लड़ूंगा। मैंने ये बात कभी नहीं कही। ये आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कही। मैंने कहा अगर परिस्थिति ऐसी बनती है, अगर जनता ये चाहती है तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं, बीजेपी से भी लड़ सकता हूं, कांग्रेस से भी लड़ सकता हूं। चलिए, मगर मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों टिकट दे रही हूं आपको। दोनों टिकट दे रही हूं, दोनों टिकट दे रही हूं। तो फंसाइए तो फिर फंसाने वाली बातें वो तो क्लियर है। अगर दोनों मुझे टिकट दे रही हो हाँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया बचपन से एक का जहां पे मैं बिल्ला लगा के और झंडा घुमा के घूम रहा था, तो फिर तो एक इंक्लिनेशन बनता है उस तरफ। एक स्वाभाविक सी बात है, मैं बचपन से अपने मम्मी पापा के साथ रहा हूं और कल को कोई और आ जाता है, स्वाभाविक है इंक्लिनेशन मम्मी पापा की तरफ रहेगा ना, जिन्होंने मुझे बचपन से। या फिर कोई मैं एक टीवी शो देख रहा हूँ, और एक फ्रेंड्स ही ले लीजिए, आप फ्रेंड्स का एग्जांपल ले लीजिए। आपने अगर लोगों को जान पता हो, फ्रेंड्स एक बहुत बढ़िया टीवी शो रहा है, और कोई और टीवी शो रहा हो तो, और वो चाहे फ्रेंड्स से अच्छा भी हो, बट फ्रेंड्स को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, रिपीटेडली देखता आ रहा हूँ, तो नेसेसरली मेरा झुकाव उस तरफ ज्यादा होगा। तो बीजेपी की तरफ झुकाव रहेगा? बिल्कुल रहेगा, मतलब स्वाभाविक बीजेपी है। के जितने भी कैंडिडेट हैं, ये मान ले कि एक और ऐसे दावेदार हैं जो बीजेपी में एंटर कर गए हैं और उनकी सीट में कहीं ना कहीं सेंधमारी कर सकते हैं, या उनकी पोजीशन में सेंधमारी कर सकते हैं आप? सेंधमारी तो मैं, देखिए, सेंधमारी करने का प्रयास मैं आपके खुल्ला बोल रहा हूँ, जरूर करूंगा। मैं बिल्कुल खुल्ला बोल रहा हूँ, सेंधमारी करेंगे आप? बिल्कुल करूंगा। लेकिन अगर पार्टी मेरे पे नहीं भरोसा जिताती तो मैं फिर बिल्कुल राजनीति से बाहर होकर किसी जो व्यक्ति विशेष, अगर पार्टी किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट देती है, उसका समर्थन दूंगा। अगर मैं खुद नहीं लड़ रहा हूं चुनाव, तो चाहे वे व्यक्ति निर्दलीय हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वे कांग्रेस से हो, अगर वो व्यक्ति ठीक है, मैं उसका समर्थन करूंगा। हम व्यक्ति विशेष को देखिए। मैं जनता से बार बार ये कहता हूं, व्यक्ति विशेष को वोट करिए, पार्टी को वोट मत करिए। चुनाव आप निगम का लड़ने आए हैं या विधानसभा का? ये तो अखिलेश भाई, अगर आप सच पूछेंगे मेरे से, एकदम बिल्कुल सच? बिल्कुल सच। हाँ। तो ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी वाकई नहीं पता। मुझे डिसाइड तो किया होगा आपने कि नहीं? मैंने बोला मेयर वाली, देखिए मेयर की पोजीशन एक अलग पोजीशन है, बिल्कुल अलग पावर है। अगर हम उसके क्लॉज की पूरी बात करें, नियमावली की बात करें, तो मेयर के पास कोई आधिकारिक तौर पर कोई शक्तियां नहीं है, बिल्कुल, है ना, जिसमें आधिकारिक में खासतौर पर सिग्नेचर अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो नहीं है। एग्जैक्टली। और विधायकी में पूरी सिग्नेचर अथॉरिटी, एग्जैक्टली, उनकी विधायक नीति है जो वो अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जहां मगर तहां लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशंस में आपने सोचा होगा कि भाई कौन से वाले पावर को ऑप्ट करना है? भाई पावर को क्यों ऑप्ट करना है? कौन से वाली पोजीशन को ऑप्ट करना है? पोजीशन तो समाज सेवी की ऑप्ट करनी है, वो चाहे ऐसे मिल जाए चाहे वैसे मिल जाए, रहना तो समाज सेवक ही है ना। अभी एक बात है, जितने भी विधायक रहे या जितने भी मेयर रहे, सभी लोगों ने अच्छा काम किया? नहीं, सबने अच्छा काम नहीं किया, सबने खराब किया। सबने खराब भी नहीं किया। देखिए, आप बार बार यस या नो में क्यों चाह रहे हैं? यस और नो में, यस या नो में, ताकि जनता क्लियर हो जाए ना कि भाई आप चेरप जैन जी है किसके साथ। चेरप जैन जी के हिसाब से मान लीजिए, मैं कह रहा हूं, जैसे नरेश यादव जी इंटरव्यू दे रहे थे, वो दोनों लोग के पास रहे, बिल्कुल भाजपा के ही दोनों लोग के पास, और दोनों लोग के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि वोट खरीदे जाते थे और भ्रष्टाचार। आपको पता मैंने देखा है, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। उन्होंने कहा ना वोट खरीदे जाते थे, उन्होंने साथ में ये भी कहा भ्रष्टाचार के वाले मामले में कि जी भ्रष्टाचारी तो सब है। मतलब उन्होंने आपके बाबा जी के ऊपर भी आरोप लगाया और साथ में प्रदीप भैया पे भी लगाया आरोप। बिल्कुल। और वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं भी ईमानदार नहीं हूं, मतलब मैं भी बेईमान हो सकता हूं। जो आदमी एक इंटरव्यू आपके साथ दे रहा है और खुद को भ्रष्टाचारी बोल के जा रहा है, तो आप सोचिए वो उस समय किस मूड में आया। बोला नहीं, अपने आप को भ्रष्टाचारी बोला नहीं, बोला बेईमानी। आज के डेट में उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं कोर्ट में पैसे देके डेट लेके आया हूं।
उन्होंने ये बात नहीं बोली आपसे, बोली ना उन्होंने। तो अगर तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की ना कि कोर्ट में ये सब चीज चल रही है, तो आप उसका एक अंग तो वो भी बने ना। हाँ। उसका एक अंग तो वो भी बने। जो बात आदमी कैमरे पे ऐसी बात कर सकता है वो राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति छोड़ दे, सच्चा आदमी हो गया ना फिर वो सच्चा सर, वो तो सच्चा आदमी हो नहीं, गया ना। सच्चाई मगर क्या- राजनीति नहीं कर सकता। नरेश यादव जी सच्चे आदमी हो गए, नरेश यादव क्योंकि जी ने सच आकर के उन्होंने बोल जो दिया, बात ये उनको बोली, राजनीति नहीं आती। जो उन्होंने ये बोला कि डेट मेल पैसे देके देके आया, वो मुझे नहीं पता, शायद देके आया मैं कह रहा हूं सर, लेकिन जो अगर उन्होंने वो नरेश यादव जी सच बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नरेश यादव जी ईमानदार आदमी है और नरेश यादव जी राजनीति नहीं कर सकते पर अच्छे इंसान है। लेकिन जो बात उन्होंने ये बोली कि वोटें खरीदे जाती हैं, मैं भी मतलब 2002 में जब बाबा जी चुनाव लड़े थे बहुत छोटा था, लेकिन 2012 में जब हम और 2017 में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन कराया हम लोगों का चुनावों में। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि वोट खरीदे जाते हैं। क्या आम जनता इतनी बिकाऊ है? क्या ये तो आप आम जनता पे लालछन लगा रहे हैं ना, ये आप कोई किसी नेता पे थोड़ा नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा ना, मतलब नेता के ऊपर तो आरोप है ना कि वोट लेकिन खरीदने की आप, कोशिश। आप आम जनता पे लालछन लगा रहे हैं कि वो पैसे दे के वोट देती है। क्या भारत की जनता ऐसी है? हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। अब जनता पे ऐसा आरोप लगाना तो ये तो बहुत 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 दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, दूसरा आरोप चाहिए, इसमें आप जनता के ऊपर आप लेकर चले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी तो कहा कि भ्रष्टाचार वाले मामले में कि जी ईमानदार इन दोनों में से कोई नहीं था। अब वो तो वो किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो देखिए। आपके हिसाब से अगर सही है। बाबा जी की बात आपके करें, हिसाब से दोनों लोग सही हैं। मैं देखिए प्रदीप भैया की मुझे लाइफ हिस्ट्री नहीं पता। प्रदीप भैया का मुझे लाइफ हिस्ट्री नहीं पता। मुझे नहीं पता उनका सोर्स ऑफ वेल्थ क्या रहा है या उनके पास प्रेजेंट वेल्थ कितनी है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट मुझे मेरे बाबा जी का तो पता है, उनके पास तो वेल्थ कम ही हुई है, कोई वेल्थ बढ़ी नहीं। तो मैं तो इस बार उनको ईमानदार मानूंगा। प्रदीप भैया को मैं बेईमान तो कह ही नहीं सकता जब मुझे पता ही नहीं है जिस बारे में। क्या पता वो भी ईमानदारी हूं। अच्छा, मतलब प्रदीप बत्रा जी आपके नजर में अच्छे हैं, ईमानदार हैं। देखिए प्रदीप भैया से मेरा जितना पर्सनल संपर्क रहा है, उन्होंने मेरे को हमेशा सम्मान दिया है, हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना है। 2012 सोच लीजिए, अगर आपको कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ा तो हो सकता है आप ही फिर आरोप लेकर के आएंगे। नहीं, मैं क्यों लेके आऊंगा? प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा आपको कभी, अगर कोई तो मेरे हो सामने- सकता है आप ही फिर वो ढूंढ कर लेकर के आएंगे उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। अगर कुछ ऐसा मुद्दा होगा जिसको मेरे को शायद लाना कभी पड़े तो मैं उसके ढूंढूंगा पहले, फिर तो लेके आऊंगा। लेकिन एज प्रेजेंट तो मुझे कुछ ऐसा प्रदीप भैया के बारे में बुरा नहीं पता। आपकी जैसे एंट्री हुई, मैं एंट्री वाले पे आता हूँ, जैसे ही एंट्री हुई वैसे ही रपटा का मुद्दा उठा सर। बिल्कुल रपटे का मुद्दा उठा। वो जो सड़कें हैं सर, 2.5 साल भी 3-3.5 साल भी सड़क नहीं चल पा रही, सड़क जो है टूट जा रही है। ये गड्ढे पूरे शहर में हैं, बिल्कुल है। ट्रैफिक लाइट जलती नहीं है। जलती नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सीधा और सीधा प्रदीप भैया है। स्पष्ट बात कर रहा हूँ आपसे, वो जिम्मेदार है। सीधा सीधा प्रदीप भैया जिम्मेदार है इसके। बिल्कुल। तो प्रशासक अच्छे नहीं है वो। कहीं ना कहीं कमी हर आदमी में होती है। वो इस मामले में बहुत ज़्यादा चूक गए हैं। एक सड़कों के गड्ढों के मामले में, एक रेड लाइट। तो चलिए, रेड लाइट एक ऐसा मामला है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज एक स्मॉल सिटीज में रेड लाइट मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये बात आपको समझ तो लगाना नहीं चाहिए ना सर। 40 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का आप सामान लगाएंगे और वो पैसा कौन देगा सर? अब आप देखिए, कभी कभी आपको रिसर्च के नाम पे कभी कभी एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ जाती है। और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करके जो है जनता, कभी कभी होता है भाई, कॉलेज में मेरे साथ होता है, कभी कभी कॉलेज में मेरे साथ मान लो कि होता है। उन्होंने जो है जो भी रेड लाइट लगाने की कोशिश की, क्या पता वो ट्रैफिक सक्सेसफुल लाइट्स ना लगाने की हुई हो। देखिए छोटे शहर में, एक दिल्ली जैसे शहर में जब रेड लाइट लगती है, सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी ट्रैफिक होती व्यवस्था कैसी है पूरे रुड़की में? है, बिगड़ी हुई है, बेहाल है। लेकिन उसके जिम्मेदार तो ट्रैफिक पुलिस है। उसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कैसे हो गया? उसके जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस है। जनप्रतिनिधि ये जिम्मेदार है कि वो अपने लेवल पर सीएम को बोल के आए कि हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है, हमें अच्छा ट्रैफिक सीयू दिया जाए, हमें मल्टी लेवल पार्किंग दी जाए। ये उनका दायित्व बनता है। क्यों नहीं है रुड़की मल्टी लेवल पार्किंग? ये दायित्व प्रदीप भैया का बनता है कि मल्टी लेवल पार्किंग बनवाएं। एक ये दायित्व उनका बनता है कि पार्किंग की फैसिलिटी प्रॉपर कराएं, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसका कुछ एक समाधान निकाला जाए, चाहे उसको कहीं से वन वे किया जाए। क्यों हम सिविल लाइंस में दोनों तरफ हमने एंट्रीज खोल रखी हैं? एक थोड़ा विजन में लैग कर रहे हैं प्रदीप भैया। पर्सनल लेवल पे उनकी रिस्पेक्ट है, पर्सनल लेवल पे मैं उनके 2 बार उनके खिलाफ चुनाव हमने लड़ा है, उनके खिलाफ लड़ा है, 2 बार उनकी खिलाफत करी है। लेकिन आज भी जब उनके पास जाता हूं तो बिल्कुल भाई की तरफ स्वागत करते हैं। तो पर्सनल लेवल पे फुल रिस्पेक्ट है उनकी। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते शायद जो काम उनको करने चाहिए थे, वो कुछ काम वो नहीं कर पाए। बतौर जनप्रतिनिधि प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ हैं आप? खिलाफ मतलब देखिए एक समर्थन में नहीं है, आलोचना। देखिए, समर्थन या विरोध ये अलग चीजें हो गई, आलोचना अलग चीज हो गई। जनप्रतिनिधि को आलोचना से डरना नहीं चाहिए। मैं हर बार ये बात बोलता हूं। अगर मैं कभी जनप्रतिनिधि बनता हूं, मैं चाहूंगा लोग मेरी ज्यादा से ज्यादा आलोचना करें। उससे क्या होगा? मुझे मेरी कमियां पता लगेगी, उस कमियों को मैं दूर करने के लिए लगूंगा।
आज प्रदीप भैया की कुछ कमियां आपको गिना रहा हूं, शायद प्रदीप भैया को वो कमियां उन तक पहुंच पाए और वो उसको ठीक कर पाए। तो आलोचना से तो घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके विरोध में हूं या मैं उनके समर्थन में हूं। कुछ काम उनके द्वारा अच्छे भी कराए गए होंगे, कुछ कामों में वो विफल रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं। आप देखिए, हम ह्यूमंस हैं, हम कंप्यूटर नहीं है। हम बाइनरी 0 और 1 में डील नहीं करते हैं, हम ब्लैक और व्हाइट में नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हमेशा ह्यूमन में ग्रे एरिया होता है। वी डील इन द ग्रे एरिया। उस ग्रे एरिया में ये चूज करना कि आप या तो ये चूज करो या तो ये चूज करो, ये गलत है। नहीं, वोट के समय सर इंसान को चूज ही करना पड़ता है। बीजेपी चूज करो, कांग्रेस चूज करो, बसपा चूज करो, या जो भी पार्टी। वोटिंग के समय आप कर सकते हो, चूज तो करना पड़ता है ना। बाइनरी वोटिंग इज बाइनरी, बट मेरा किसी को लेके क्या मानसिकता है, दैट कैन नॉट बी बाइनरी। आज मेरे पिताजी हैं, मुझे अपने पिताजी के कुछ काम बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ कामों में मेरे उनसे मतभेद रहते हैं। तो क्या आप मेरे से पूछेंगे कि आपको पसंद है कि नापसंद है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ कामों में पसंद है, कुछ कामों में नापसंद है। चलिए भाई, तार्किक जवाब, इस तार्किक जवाब को आप सुनिए, समझिए, और जो कुछ भी आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा। एक और सवाल, चूँकि लोगों ने कहा कि आप आए, आपके आने से जो बनियों की राजनीति है भाई, अगर हम रुड़की की हम बात करें तो बनिया पंजाबी का जो इक्वेशंस है वो भी चलता है, और कभी साथ में कभी आमने सामने भी होते हैं। गौरव गोयल और प्रदीप बत्रा जी का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो ऐसा होता रहता है। आपके आने से जो है बाकी बनियों की राजनीति को आप डाउन करने आ गए। मैं किसी की राजनीति डाउन करने नहीं आया हूँ। मेरा प्रथम, जब आप आ गए, आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई मैं अभी भी आप बता रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास, सब कुछ है, व्यवस्था सब कुछ ठीक है। आप आ गए, बाकी लोगों के पास जिसके पास व्यवस्था नहीं है, तो आपसे वो कैसे फाइट करेंगे सर? नहीं, व्यवस्था का इसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर जनता उनको चाहती होगी उनको जिताएगी, मुझे चाहती होगी मुझे जिताएगी। इलेक्शन कमीशन ने एक अमाउंट फिक्स कर रखा है, उस अमाउंट से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता है। अगर आप उस अमाउंट तक नहीं पहुंच पा रहा है कोई प्रतिनिधि, तो देखिए वो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके लिए चुनाव लड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो एक अमाउंट फिक्स कर रखा है, अगर कोई उस अमाउंट को खर्च करने में संपन्न है तो फिर तो जनता पे है, फिर तो मेरे पे और आप पे थोड़ा नहीं है, ये तो जनता पे है फिर। और फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं किसी की लाइन मिटाने नहीं आया हूँ, अपनी लाइन लंबी करने आया हूँ। किसी की लाइन नहीं मिटाऊंगा। नहीं, बट ऐसा करने से बाकी लोगों को तो दिक्कत होगी ना। तो वो अपनी लाइन मेरे से लंबी करे ना। हाँ, मैं किसी के विरोध में थोड़ा नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं मेडिकल कैंप लगा रहा हूं, मेडिकल कैंप से मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये तो मेरी लाइन लंबी हो रही है ना। अगर कोई मेरे से इस बात से किलप रहा है कि मैं क्यों मेरा मेडिकल कैंप लगा रहा हूं, मैं क्यों हर प्रोग्राम में जा रहा हूं, मैं क्यों लोगों की सेवा कर रहा हूं, तो ये तो उनकी गलती है। ये कार्य जो आप कर रहे हैं, सोशल वर्क, एक अलग सेगमेंट्स हो गया। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो आपके आने से आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का टिकट लूंगा, ले सकता हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपने बताई, आप टिकट ले सकते हैं। तो बाकी वो लोग जो टिकट के लाइन में खड़े हैं, है ना, और ये डिसाइड हो जाए कि चलो हम इस बार जो है रुड़की से किसी बनिया को टिकट देंगे, तो आपने तो आकर के एक और मतलब एक पिलर खड़ा कर रहे हैं ना आप उस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो मैं पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं हमारे, या जो टिकट का चयन करते हैं, उनसे एक अनुरोध और करूंगा कि कभी अपना जो आपने वैश्य बोला या पंजाबीज बोला, इस आधार पर टिकट वितरण मत करें। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी चूंकि आप इस पर आ गए इसलिए डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी जी के आप मेरे से मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी हूँ। राहुल गांधी जी के साथ प्रॉब्लम है, ही इज नॉट अ गुड ओरेटर। वो अच्छा बोल नहीं पाते, बट ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल, जो इनको पप्पू पप्पू कह के कहा जाता है, जो मीडिया ने उनको पप्पू बना दिया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। ही इज अ एजुकेटेड मैन। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे आप? जातिगत जनगणना, देखिए अभी मेरा परसों एक वीडियो रिलीज होने वाला है जातिगत जनगणना पर। जातिगत जनगणना मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है। अभी आपने बोला कि पार्टी जब टिकट दे तो ये ना देखे कि बनिया है या पंजाबी है। मेरी बात पूरी करने दीजिए। जातिगत जनगणना विद सोशो इकोनॉमिक जनगणना, दिस इज नेसेसरी। केवल जातिगत जनगणना से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी क्या चाह रहे हैं?
राहुल गांधी जी केवल जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, गलत चाह रहे हैं कि सही चाह रहे हैं वो? उनको अपनी बात रखने का तरीका नहीं आता है। तो मैं वही तो उन्होंने तरीका छोड़ दीजिए सर, वो जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सही कह रहे हैं अगर वो खाली जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो गलत है। जातिगत जनगणना को अगर आप सोशो इकोनॉमिक जनगणना के साथ मिक्स कर देते हैं तो ठीक हो जाती है। अब ये राहुल गांधी जी से पूछिए वो चाहते क्या है। राहुल गांधी का तो क्लियर स्टेटमेंट है कि भाई जातिगत जनगणना की उन्होंने बात की, और नहीं ऐसा कोई उन्होंने कोई सिस्टम डेवलप करके बताया नहीं उन्होंने। हाँ। मैं सिस्टम बता रहा हूँ आपको। और एक और बात, हाँ जी बताइए। मैंने स्टडी किया है इस पे। जब भी जनगणना होती है तो सोशो इकोनॉमी वैल्यूज में आती है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हर समय लिया जाता है, हर जनगणना में नॉर्मल में। राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसमें आप कास्ट सेंसस ऐड कर दीजिए, उससे होगा क्या, कोई उससे रिजर्वेशन की मांग नहीं कास्ट पड़ेगी। सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे हिंदू में ही होगा या मुसलमानों में भी होगा? बिल्कुल होगा, नहीं मुसलमानों में भी होगा। मुसलमानों में भी होगा, उनमें भी तो ओबीसी कैटेगरी आती है। हाँ उसमें भी कुछ भाई, उनमें भी शिया सुन्नी भी हैं, हाँ, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग है। जितने हिंदू में उतने ही मुसलमानों में उतने भी मुझे नहीं, हमारे में बहुत ज्यादा है, खैर हमारे में बहुत ज्यादा है, उसमें उनमें इतनी नहीं है। हमारे में सेंट्रल लिस्ट में 2633 के करीब है हम लोग, उनमें इतना नहीं है। तो जातिगत तो इसी वजह से राहुल गांधी जी चाह रहे होंगे कि जातिगत जनगणना हो जाएगी। तो हिंदुओं में ज्यादा है। हाँ, तो आप इसको क्यों हिंदू मुस्लिम में ले जाना चाह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब? देखिए बीजेपी का स्टैंड यही है ना, वही तो मैं BJP बता का कोई रहा ऐसा हूं। stand बीजेपी नहीं का स्टैंड यही है कि भाई राहुल गांधी जातिगत जनगणना करवा करके हिंदुओं को बांटना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी मंडल, का आप स्टैंड यही कहीं ना है। कहीं मंडल कमंडल की राजनीति पे जाना मैं कह चाह रहा हूं रहे हैं। बीजेपी का स्टैंड यही है सर। बीजेपी का स्टैंड कि वो हिंदुओं को बांटना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आरएसएस ने बैकिंग दी है जातिगत जनगणना को। आरएसएस तो ज्यादा हिंदू फेवरेबल है मोर देन बीजेपी, बट आरएसएस ने बैकिंग दी है जातिगत जनगणना को। आप देख लीजिएगा, मैं आपको मैं आपको न्यूज में दिखा दूंगा, आर्टिकल में उन्होंने ये जरूर कहा है आरएसएस ने, जो मैं भी कह रहा हूं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए बट नॉट एज अ पॉलिटिकल टूल। इट शुड बी यूज्ड, ऐसा यूज होना चाहिए। हमारे पास विपन आ जाएगा, हमारे पास कोई भी चीज आ जाएगी, अब वो यूज कैसे करना है ये तो व्यक्ति डिसाइड करेगा ना सर। अगर आज मोदी जी जातिगत जनगणना कराते हैं, सरकार उनकी है, बहुमत है, सब कुछ है, तो उस गन उनके पास आ गई। अब उस गन का मोदी जी तो सही इस्तेमाल करेंगे, आप और मेरे को तो मारेंगे नहीं, तो करा दें वो जातिगत जनगणना सोशो इकोनॉमिक बेसिस में, और उसका सही से इस्तेमाल करें ताकि जो पिछड़ा वर्ग रह गया है वो उस तक पहुंच पाए। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके सबसे निचले व्यक्ति को मुख्य धारा में जगह मिले। अगर अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा, इसे के बोलते हैं, अगर ये के बन गया देश खत्म हो जाएगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए कुछ मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी जी, फिर मैं बहुत स्पष्ट देता हूं, मोदी जी द्वारा कुछ कार्य बहुत अच्छे कराए गए हैं, कुछ कार्यों में बहुत बड़ी चूकें भी हुई है, बहुत बड़ी चूक। अच्छा बता दीजिए। धारा 370 कोई नहीं हटा सकता था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से, वो केवल मोदी जी का दम था जो वो धारा 370 हटा पाए। वो कोई सरकार नहीं हटा सकती थी, कोई नेता नहीं हटा सकता था। ये मतलब मैं लिख के दे सकता हूं आज बात। तो ये तो मतलब गर्व की बात है देश को कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने आर्टिकल 370 हटा दी। अब आप गलत की बात करें तो मैं गलत भी जरूर बताऊंगा। गलत बिल्कुल गलत पे आ रहा हूं। नोटबंदी एक बहुत गलत कदम था। मैं कह रहा हूं कदम गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो इंप्लीमेंट किया गया है, इंटेंशन गलत था, सही था सर। देखिए एज द सुप्रीमो ऑफ अ नेशन, आपके इंटेंशन से नहीं, आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो देखे जाएंगे। आज मेरी इंटेंशन ऐसे ही राहुल गांधी के भी देखे जाते हैं, ऐसे ही कांग्रेस के भी बिल्कुल देखे जाते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। एग्जैक्टली, डीमोनेटाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खराब रहे। जिसके पास ब्लैक मनी थी उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसमें भी कमा के चला गया। हाँ, उसमें वाइट कर लिया उसने सारा वाइट कर लिया, और वो कुछ ने तो कमीशन भी कमा लिया उसमें, जो मुझे सुनने में आया है। मेरे पास कोई एग्जांपल तो नहीं है मेरे सुनने में, लेकिन जरूर अगला यही पूछने वाला था, डेटा आपके पास नहीं, मेरे पास जो सुनने में आया है। लेकिन मरा कौन? बेचारा गरीब आदमी जिसकी बिटिया की शादी थी 2 दिन बाद, वो लाइन में लगा रहा, उसे पैसे नहीं मिले। तो वो एक जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, आप नोटबंदी करते, आपने अभी 2000 के नोट खत्म करे ना, उसमें 3 महीने का टाइम दिया गया, तो बिल्कुल अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ। लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसमें जो लोगों के मैंने खुद देखा है, जो उनके दिल का दर्द था, जो लाइनों में लगे कुछ लोग बेहोश हुए हैं, जो टीवी पे हमें देखा है, वो बहुत बहुत दयनीय था। वैसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए कि आम जन को कोई ऐसा इस टाइप की चीजों से गुजरना पड़े। तो ये मैं मोदी जी का थोड़ा सा इस चीज को लेकर आलोचना भी करूंगा। चलिए ठीक है, ये आलोचना भी चलेगा और समालोचना की भी बात करेंगे हम लोग। आखिरी, अब बिल्कुल निगम का चुनाव अब नज़दीक है, मतलब चुनाव लड़ने का सोच लिया निगम का या नहीं आपने?
देखिए अब निगम की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल निगम की बात करिए आप। अभी इस निर्णय लेने में मेरे को कम से कम 2 महीने लगते हैं। मैं बड़ी स्पष्ट बात 2 करूंगा, महीने में चुनाव है सर। अगर 2 महीने में चुनाव हो रहे हैं तो मैं आज लिख के दे रहा हूं, अगर टिकट नहीं मिलता मैं नहीं लड़ पाऊँ। बीजेपी का? बीजेपी से ही मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताऊं, मैं कांग्रेस से प्रयास भी नहीं कर रहा हूं अभी कोई। मैं अभी कांग्रेस से कोई प्रयास भी नहीं कर रहा हूं, और भविष्य में आप मुझे कहेंगे कि कांग्रेस से प्रयास करने लग, कभी मान लो मैं लग भी गया, अभी नहीं, मेयर में नहीं, कभी बाद में, तो मैं कर सकता हूं। मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं पार्टी डिपेंडेंट हुई नहीं, मैं व्यक्ति आपने विशेष। बताया ना कि टारगेट आपका विधानसभा है या नहीं है? टारगेट मेरा समाज सेवा है, वो किसी भी रूप में हो जाए। डायरेक्ट जवाब, बहुत संतुलित जवाब आ रहा है। मैं चाह रहा था संतुलित नहीं आ रहा है, सही जवाब आ रहा है। इसे संतुलित बोल के एक मुझे हिपोक्रेट या डिप्लोमेट वो मत करिए, सही जवाब आ रहा है ये बोलिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अब जो है अभी जो दो अभी रिसेंट में दो हमारे मेयर यशपाल राणा जी और गौरव गोयल जी, दोनों लोग की खूबियां खामियां, चूंकि जब इंसान जिस जोन में जाता है, पॉलिटिकल जोन में जा रहा है, तो वो एनालाइज भी करता है कि भाई पिछले ने क्या गलत किया, क्या सही किया। चूंकि आपने बीजेपी की बात की, कांग्रेस की बात की कि बीजेपी में ये खराबी है, कांग्रेस में ये खराबी है, और अच्छाई दोनों में क्या क्या वो भी आपने बताया। राहुल गांधी की बात हो गई, मोदी जी की भी बात हो गई। भाई अब सवाल यह है कि जो अब अगर हम निगम की बात करें तो आपने एनालाइज किया होगा कि इन दोनों लोगों के अंदर क्या प्रॉज एंड कॉन्स रहा। ठीक, वो आप बता सकते हैं तो जरा। बिल्कुल मैं बताना भी चाहूंगा, लोगों को मत पहुंचाना भी चाहूंगा। यशपाल राणा जी का मैं फैन हूं, मैं खुले कैमरे पे बोल रहा हूं आज, उनका मैं फैन हूं। और यशपाल राणा जी और प्रदीप बत्रा जी दोनों दुश्मन हैं। वो उनकी व्यक्तित्व लड़ाई है, उससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे उससे क्या मतलब। मैं विनेश फोगाट जी के पास गया, क्यों गया, मैं उनका फ़ैन हूँ। यशपाल राणा जी का मैं फ़ैन हूँ। क्यों फ़ैन हूँ मैं एक दिन निगम में बैठा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति आया उनके पास, जी मेरा ये काम नहीं हो रहा है। अधिकारी को बुलाया, हड़काया कि इसका काम क्यों नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा नेता चाहिए ना, जो बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है या जो असहाय व्यक्ति आ रहा है, जिसका कोई काम नहीं हो रहा है, उसका काम करा के दीजिए ना। आपको जनता ने चुन के वहाँ क्यों भेजा है? इसलिए तो भेजा है कि ताकि आपकी सुनवाई हो पाए। यशपाल राणा जी के यहाँ सुनवाई सबकी थी, चाहे किसी ने उनको वोट दिया हो चाहे वोट ना दिया हो। यशपाल राणा जी पे कोई कमीशनबाजी का आरोप नहीं है, जितना मैं जानता हूँ। आरोप नहीं है कोई कमीशनबाजी का, और जितना मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, वो ऐसा छोटा कोई काम करेंगे भी नहीं। दिल के राजा आदमी हैं वो, मतलब चाहे वो आज कुछ भी कांग्रेस में है या कुछ भी है, जिस आदमी की इज्जत है उस आदमी की इज्जत है। हम बड़े स्पष्टवादी लोग हैं, हमें मतलब ये नहीं है कि कुछ पीठ पीछे है। यशपाल राणा जी की इज्जत है, और ना मैं मतलब उनका दिल बहुत बड़ा है, अपने दोस्त जिगर दोस्त के लिए वो जान देने को भी तैयार है। तो ऐसी खूबी बहुत कम लोगों में होती है, तो उनकी आलोचना करना गलत हो। मान लीजिए कांग्रेस से फिर ऐसी कंडीशन में मैं गौरव गोयल पे शिफ्ट होऊंगा, मैं आऊंगा वहां पे। ठीक है, अब इसी में सवाल हमारा कि अगर मान लीजिए आप कांग्रेस से यशपाल राणा जी को टिकट हो जाए फिर से निगम का, ठीक है, और बीजेपी से आपका हो जाए, बिल्कुल, फिर क्या होगा? फैन के सामने लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। अब बताया तो वो भी क्यों लड़ूंगा, वो यारों के यार हैं, उनके यहाँ सबकी सुनवाई है, बट उनके पास मेरे जैसा विजन नहीं है। ही इज लैकिंग इन द विजन, आई हैव द विजन। देखिए फैन होना तो ठीक बात है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कमी भी तो हो सकती है। मेरे पास वो विजन है, उनके पास वो विजन नहीं है। वो विजन मेरे पास क्यों है? मेरा एक्सपोजर ज़्यादा है। मैं थापर से बीटेक करके आया हूँ, मैं सेंट जोसेफ देहरादून में पढ़ा हुआ हूँ, वर्ल्ड की कम से कम 13-14 कंट्रीज़ में घुमा हुआ हूँ, पढ़ता बहुत हूँ। मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, मैं यूट्यूब पे लर्नेड वीडियोस देखता हूँ। तो मेरी नॉलेज थोड़ी सी उनसे, थोड़ी सी नहीं, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है। अगर विजन की बात करें, वो मेरा बहुत बेटर है। मैं इंदौर गया घूमने, अब आदमी जाता है घूमने, महाकाल के दर्शन करने जाता है, महाकाल के दर्शन हो गए। अब पता तो था कि क्लीनेस्ट सिटी है, मैंने एक दिन पूरा सर्वे किया इंदौर का, तो ये मेरा विजन तो था। करेक्ट है। तो आपने क्रॉस वेरीफाई किया होगा कि कैसे हो रहा है ये। एक नाइट होगी। मार्केट थी, रात को 10 बजे लग रही है, सुबह 4 बजे वाइंड अप हो रही है, और सुबह 10 बजे वहां ज्वेलरी शॉप लग जा रही है, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ गार्बेज लेफ्ट। तो कुछ मॉडल है ना, वो मेरा विजन तो था कि मैं वहां जाके भी घूमने गया हूं फैमिली के साथ, लेकिन देख के आ रहा हूं कि क्या हो रहा है। वो विजन में लैक कर जाते हैं वहां पे, इसलिए उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ूंगा। जो रुड़की के लिए बेहतर है, उसके लिए मुझे किसी से लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा। बात तो आम जन की आ गई ना, हमें तो आम जन का भला देखना है। और जो मतलब मैंने कहा कि भाई प्रदीप बत्रा जी और यशपाल राणा जी दोनों आपस में
दुश्मन हो उससे गए, मेरा कोई मतलब वो अलग चीज़ हो गई। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना पड़े, तो उनके अंदर क्या ऐसी कमी देखने को मिलती है आपको? प्रदीप भैया का तो मैंने आपको पहले भी बताया, हाँ, प्रदीप आपने- भैया की तो आपने बहुत कमी रहेगी, प्रदीप भैया की तो बहुत कमी रहेगी। दिल के वो भी अच्छे आदमी हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, लेकिन शहर का गड्ढा, ये 2 साल से ब्रिज नहीं बना है, 2 साल से ब्रिज नहीं बना है। क्या कर रहे हैं प्रदीप भैया? ब्रिज बना दो यार, प्रदीप भैया से रिक्वेस्ट है, प्रदीप भैया ब्रिज बना दो प्लीज। बच्चों को बहुत झेलना पड़ रहा है प्रदीप भैया, आपसे विनती है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, प्लीज वो ब्रिज बनवा दो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रदीप भैया से। अब ये रिक्वेस्ट जो है कितना कौन सुनता है, या फिर से रपटा बनेगा, या क्या होगा, वरना रपटे पे लपटने वाली बात बहुत हो गई थी, और गौरव गोयल जी ने पूरा दस्तावेज भी दे दिया था। गौरव गोयल जी के भी आते हैं, उनके अंदर कुछ अच्छा देखिए, गौरव भैया जब आए, नहीं, दोनों लोग भाई, गौरव गोयल और यशपाल राणा, दोनों में से सीधा कि आप फैन हो गए एक के? यशपाल राणा का फैन हूँ। हाँ, दूसरे के क्या? दूसरे के मैं इज्जत करता था जब वो चुनाव में आए, मुझे लगा एक अच्छा व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, चुनाव जमीन में से जुड़ा आए थे तो इज्जत करते थे, तब करता था, साफ बता रहा हूँ, साफ बता रहा अच्छा। हूँ। उससे पहले जब हम विधायकी लड़े मेरे बाबा जी, तो एक इंटरेक्शन रहता है उनसे, मेरा इंटरेक्शन रहा है, और बहुत अच्छा अभी भी इंटरेक्शन है, अभी भी मैं भैया कह के कहता हूँ उनको। बहुत ग्राउंड डाउन टू अर्थ व्यक्ति लगते थे मेरे को, और मुझे लगता था कि वाकई ये लोगों के हित का काम करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब वो सत्ता में आए, उनके चुनाव में भी हमने कहीं ना कहीं प्रयास करा कि वो निकले, और वो जीते भी, जनता ने बहुमत दिया मयंक उनको। गुप्ता के पक्ष में नहीं थे आप? नहीं थे, नहीं थे? नहीं थे, साफ बता रहे हैं, गौरव गोयल जी के पक्ष में थे। बीजेपी में इस वक्त मयंक गुप्ता जी हैं सर, बिल्कुल है। आपका टिकट होने देंगे फिर वो? भाई टिकट नहीं होने देंगे तो नहीं होगा, बताइए ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। अब क्यों नहीं था, मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरा मयंक भैया से इंटरेक्शन नहीं था, एक पर्सनल इंटरेक्शन भी तो कोई चीज़ होती है ना। मेरे को जब किसी से, मेरा मयंक भैया से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो मैं उस आदमी के लिए कैसे काम कर सकता हूँ? मैं फिर व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। गौरव भैया से मेरा इंटरेक्शन था, तो गौरव भैया से मेरा इंटरेक्शन था, गौरव भैया के लिए हमने जितना कर पाए, देखिए उस समय मैं आपको बताया मेरी स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं था, तो मैं जितना बाहरों बाहर काम कर पाया उतना मैंने गौरव भैया को सपोर्ट करने की कोशिश करी, जितना भी थोड़ा बहुत, मतलब चींटी बराबर जिसे बोल सकते हैं, वो सपोर्ट करी। मयंक भैया से कोई इंटरेक्शन नहीं था मेरा, इसलिए मैं उनको कुछ सपोर्ट नहीं कर पाया, और मेरे सपोर्ट से तो कोई उस इलेक्शन में फर्क भी ना पड़ता था, सही सही बताऊं तो मैं आपको। बट कुछ जब गौरव भैया उस पोस्ट पे आ गए, उस पोस्ट को वो संभाल नहीं पाए, जो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब एक जनता ने आपको इंडिपेंडेंट जिता के भेजा, जनता ने आप पे इतना बड़ा भरोसा दिया, और आपने उस पोस्ट की गरिमा को मेंटेन नहीं रख पाए, तो ये मुझे बहुत दुखदाई लगता है, बहुत ज़्यादा दुखदाई लगता है। अभी भी गौरव भैया से कभी मिलता हूँ तो वो भी इस चीज़ को लेके बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन देखिए, अब दुखी होने से तो कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ उनके कुछ डीड्स ऐसी हैं जो उनको पहले इस्तीफा देना। क्या गड़बड़ किया था उन्होंने? देखिए, इसकी एनालाइज नहीं किया आपने? मैंने नहीं, इसकी मेरे पास कोई एनालिसिस नहीं है। आपने कहा कि जब तक वो चुनाव लड़े तब तक मैं इज्जत करता था, क्योंकि जब वो पद पर आए तो आपने इज्जत करना बंद कर दिया। पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं कर रहा हूँ। पर्सनल लेवल पे आज भी करता हूँ, आज भी गौरव पॉलिटिकल लेवल की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल लेवल पे जिसे तो अचानक आपने क्या देखा? देखिए, जब वो पद छोड़ करके गए, बिल्कुल, तब आपने इज्जत करना बंद किया उनका, या जब वो जीत गए इसके बाद आपने इज्जत करना बंद पर्सनल लेवल पे आज भी इज्जत है, पॉलिटिकल लेवल पे जब उनको पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, और मुझे जो पता लगा कि उनको कुछ निगम में कुछ गड़बड़ों के तहत उनको इस्तीफा देना पड़ा, तब मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ, और थोड़ी सी देखिए रिस्पेक्ट में कमी आना स्वाभाविक भी है, वो स्वाभाविक है। मैं इंसान हूँ, मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, और इंसानों वाली बातें करता हूँ, तो वो स्वाभाविक है भाई। चलिए, बहुत से युवा चेहरे अब मैदान में हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हो गई, कुछ बातें छूट भी गई होंगी, तो अगली बार बैठ लेंगे, और अगली बार बैठ करके उन बातों को लेकर के पूरा चर्चा कर लेंगे, युवाओं को लेकर के, युवाओं के पर्सपेक्टिव में भी चर्चा करेंगे कि बाकी जो युवा मैदान में हैं किससे कितना टकराव होगा, डिबेट करने की भी कोशिश की जाएगी। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। तो दोस्तों, पूरे इस इंटरव्यू को सुन करके क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चेहरब जैन जी ने जो बातें बताई हैं पर्सनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर चीज़ क्लेरिफाई करते चले गए कि व्यक्तिगत तौर पर मैं ये चाहता हूँ, पॉलिटिकल तौर पर मैं ये चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं इनकी इज्जत करता हूँ, पॉलिटिकली मैं नहीं करता। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर जवाब था हर एक सवाल का। कुछ सवाल अगर आपको लगता है कि जो मुझसे छूट गया हो, वो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दे दीजिएगा, उसे लेकर के हम दोबारा सवाल करेंगे। और
पूरे इंटरव्यू के बारे में, चेरपजन जी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।